अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जितने पार्टिसिपेंट्स, डॉक्टर हजरात, लेडी डॉक्टर हजरात, जितने एक सर्दी के मौसम में, मौसम की शिद्दत में लोग आए। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग, तो कुछ लोग इस तरह से भी हैं, बारिश बुज़ुर्ग है, शायद मेरी उम्र से ज़्यादा उनका तजर्बा होगा। अगर वो लोग भी सीखने के लिए आए हैं तो ये उनकी शफ़क़त है, मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी मोहब्बत है, इल्म की प्यास की तरफ ये ज़ाहिर करती है कि उनके बहुत ज़्यादा इल्म की तरफ वो चले आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्रैक्टिकल यूटिलिटीज़ ऑफ रेपर्टराइजेशन। इससे पहले मैं, क्योंकि हम परसों हमारे कायद-ए-आज़म डे था, कायद-ए-आज़म की बर्थडे थी, तो उनकी एक कोटेशन मैं कोट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि इल्म तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए इल्म को अपने मुल्क में बढ़ाएं, कोई आपको शिकस्त न दे सके। जब पाकिस्तान बना उसकी भी उन्होंने, हमारे जो कायद थे उन्होंने भी इल्म पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। तो हम बाहसीयत मुसलमान, हमारी पहली वही भी इकरा से स्टार्ट होती है कि इल्म से। और जिस तरह हमारा टॉपिक है, मैं एक दफ़ा दोबारा जाता हूँ प्रैक्टिकल यूटिलिटीज़ पे। इसका ये मतलब है कि प्रैक्टिकली रेपर्टराइजेशन कैसे करें। सिंपल तरीन बात यह है कि किस तरह से केस हमारे पास आता है, किस तरह लेके चलें। क्योंकि इससे पहले हमने बहुत सारा यानी एक लेक्चर में हमने ये किया कि रेपर्टराइजेशन होती क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। रेपर्टरी में चैप्टर्स अरेंज होते हैं, रूब्रिक्स होती हैं, सब रूब्रिक्स होती है, उनको किस तरह से उनकी कंस्ट्रक्शन कैसी, उस पर बहस की। उसके बाद फिर हमने जो लास्ट लेक्चर था, अगर कुछ लोग उनको हमने थोड़ा सा रिव्यू कर दूं, उसमें हमने देखा कि रूब्रिक हंट कैसे करते हैं, डिफरेंट पेशेंट की वेरिएशन हमारे पास कैसे आते हैं और उसको हम कैसे करते हैं, देखते कैसे हैं। आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि प्रैक्टिकली इन चीज़ों को, हमारे पास केस आता है तो प्रॉपर हम केस हिस्ट्री से लेके पूरा केस सॉल्व कैसे करते हैं रेपर्टराइजेशन, हम उस पर फोकस करेंगे। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं रेपर्टरी के हवाले से। पहली क्लैरिफिकेशन तो ये है कि रेपर्टरी सिर्फ एक रास्ता नहीं है होम्योपैथी में कामयाबी के लिए, बहुत सारे रास्ते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स, यहाँ पे भी आप लोग किसी के मटीरिया मेडिका में बहुत अच्छा नॉलेज होगा, साउंड नॉलेज है, उस पर ग्रिप है, उस पर प्रैक्टिस करते हैं तो वो ठीक है। बहुत सारे लोग की नोट्स पे प्रैक्टिस करते हैं, उनकी ग्रिप अच्छी है तो वो ठीक है। उन्हीं जिस तरह वो एक रास्ते हैं, उसी तरह एक रेपर्टरी एक रास्ता है। फिर नेक्स्ट, ये भी एक क्लैरिफिकेशन है, ये भी उससे मिलती जुलती। रेपर्टरी एक टूल है पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करने का, एक आसान रास्ता है, उस तरह जिस तरह बहुत सारे और रास्ते भी हैं। इस दौर में हमने देखा कि प्रिडिक्टिव होम्योपैथी, ये भी डॉक्टर प्रैफुल वजायकर, बल्कि उनकी डेथ भी हुई, वो हमारे लिए एक बड़ा लॉस है होम्योपैथी कम्युनिटी के लिए। प्रिडिक्टिव होम्योपैथी वो भी एक टूल है। राजन सनकरन सेंसेशन मेथड पर प्रैक्टिस करते हैं, वो भी एक टूल है। ये डिफरेंट टूल्स हैं पेशेंट को एनालाइज करने के लिए, इंडिविजुअलाइज करने के लिए। फिर एक और जो क्लैरिफिकेशन जो मुझे लगा कि ये जिस तरह ये सोसाइटी इस तरह के लेक्चर्स अरेंज करती है, बहुत ज़्यादा शुक्रिया सोसाइटी के लोगों का। इस तरह के लेक्चर्स में आने से हम लोग मास्टर नहीं बन जाएंगे रेपर्टरी पे, बड़ी क्लियर बात है। फिर ये लेक्चर्स होते किस लिए, ये अवेयरनेस के लिए होते हैं, हम बताएं कि ये एक रास्ता है। एक्चुअल में आपको आइडिया मिल जाता है, आइडिया को ग्रो आपने खुद करना होता है। हम प्रैक्टिस करते हैं बार बार, मुझे 6 साल लगे रेपर्टरी पे डिफरेंट उसकी प्रैक्टिस कर करके, डिफरेंट रेपर्टरीज में गो थ्रू करने के बाद। जिस तरह एक बीज होता है, तो ये एक बीज है, आप जाके रख लें, अगर तो आप उसको फर्टाइल जगह देंगे तो वो दरख्त बन जाएगा, अगर फर्टाइल जगह नहीं मिलेगी तो वो शायद बीज भी ज़ाया हो जाएगा। ये आइडिया होता है। रेपर्टराइजेशन के कुछ स्टेप्स हैं, मैं कोशिश करूंगा कि हम ना सिंप्लीफाई करें कि रेपर्टराइजेशन एक्चुअल में बिल्कुल सिंपल उसके स्टेप्स क्या क्या हैं। ये मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया कि रेपर्टराइजेशन के 4 स्टेप्स हैं। पहले नंबर पे हम रेपर्टराइजेशन में ना केस टेकिंग से हमारी बात स्टार्ट होती है। होम्योपैथी में हम केस टेकिंग करते हैं, केस टेकिंग कर ली हमने, जब उसके बाद हमने टोटलिटी बनाई, यानी वो सारी सिम्टम्स को अरेंज किया, फिर रूब्रिक को चूज़ किया, फिर हम मटीरिया मेडिका में गए। ये 4 स्टेप्स हैं, हम एक एक करके इन स्टेप्स को देखते हैं। पहले नंबर पे जब हम पहला हमारा स्टेप है कि डीप केस टेकिंग। मैंने केस टेकिंग के साथ एक वर्ड रखा डीप का। डीप का ये मतलब होता है कि हम पूरी तरह फोकस करके उस पेशेंट को समझते हैं। अब लास्ट टाइम एक डॉक्टर साहब थे, वो शायद अभी भी बैठे हैं, उन्होंने एक बात पूछी थी कि रेपर्टराइजेशन में डॉक्टर साहब सिम्टम्स कौन सी लें वो उन्हें शायद याद होगा, उन्होंने क्वेश्चन किया था। क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में कोई कहते हैं जनरल सिम्टम लें, पर्टिकुलर लें, क्या सिम्टम लें क्या ना लें। तो इसका जवाब हम सबसे पहले ना हनीमन से लेते हैं। मैं कोशिश ये करूँगा चीज़ों को ना
कॉम्प्लेक्स करने की बजाय सिंप्लीफाई कर दूं। हनीमन ने कहा था कि हम वो वाली सिम्टम लें जो बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग हो, सिंगुलर हो, अनकॉमन हो और पेक्यूलियर हो। स्ट्राइकिंग का ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा इंटेंस हो। पेशेंट आया, आपने पेशेंट के चेहरे से ही देख लिया ये तो बड़ा एंग्शियस है, क्या हुआ है आपको। हम बेशक एज अ डॉक्टर ना भी हों तो घरों में नहीं लोग दूसरे को देख के कहते वो क्या हुआ है, वो क्या है, वो इसकी इंटेंस इतनी थी कि बॉडी ने उसको बाहर ज़ाहिर कर दिया। या ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह आजकल सर्दियों में या नेट में के अक्सर पेशेंट को आपने देखा होगा कि उसका जो लोअर लिप है इसके मिडल में क्रैक हो रहा होता है, यानी वो स्ट्राइकिंग है, खुद वो भी पेशेंट को भी नहीं बताना पड़ा। पेशेंट बताए वो भी बहुत अहम होता है, और कुछ चीज़ें उससे भी अहम होती, पेशेंट ना भी बताए, बिन बताए हमें पता चल रहा हो। फिर सिंगुलर कहते हैं उस पेशेंट की खास बात हो। पेशेंट कहे कि अच्छा सारे लोग सर्दी में जाते हैं, किसी को नज़ला ज़ुकाम हो सकता है जिस तरह कोल्ड के सीज़न, कोई ऐसा पेशेंट वो कहे मैं ठंड में जाऊँ मुझे सुकून मिलता है, ये उसकी इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम है। हम इस तरह की सिम्टम्स हम रेपर्टराइजेशन में लेके जाते हैं। फिर अनकॉमन का क्या मतलब है, कुछ चीज़ें डिजीज़ की कॉमन सिम्टम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मलेरिया के 10 पेशेंट आए, 10 की कुछ तो डिजीज़ की सिम्टम्स होंगी, वो सारी कॉमन है। अब 10 में से हो सकता है हम जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वो ये है कि हो सकता है कोई कहे कि डॉक्टर साहब जब से मुझे ये मलेरिया हुआ मेरी तो बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और हो सकता है सेकंड बंदा कहे कि उसका चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ गया। कोई एक कहे कि उसका दिल करता है बस मुझे बुलाए कोई ना, कोई एक वो कहता है लाइटें बंद कर दो मुझे तो गुस्सा बहुत आ रहा है, किसी को एंग्री हो सकता है। ये जो वेरिएशन है इसको अनकॉमन कहते हैं। वो बाकी जो मलेरिया की सारी सिम्टम्स है वो कॉमन है, हम उस पर नहीं बहस करते, हम उसको नहीं लेते। होम्योपैथिक में एलोपैथिक वाले सिर्फ वो कॉमन सिम्टम्स को लेते हैं, हम उन कॉमन सिम्टम्स को छोड़ के हम अनकॉमन सिम्टम्स को लेते हैं, वो सिम्टम्स जो उसकी पेशेंट की इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम्स हो। फिर पेक्यूलियर है वो भी करेक्टरिस्टिक जो भी साइन एंड सिम्टम्स। मुझे इस चीज़ में कि हमें सिम्टम कौन सी लेनी चाहिए, मुझे डॉक्टर LM खान की एक बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि हम वेल मार्क्ड सिम्टम लेते हैं। ये जितनी बातें थी, हम स्ट्राइकिंग है, सिंगुलर है, अनकॉमन है, पेक्यूलियर, इन सब को अगर एक वर्ड में कहें तो वेल मार्क्ड, जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हों, जो बहुत ज़्यादा भी पेशेंट आया तो हमें या तो पेशेंट इतनी इंटेंस हो पेशेंट के कि या डॉक्टर साहब ये देखे सिम्टम्स ना। और वेल मार्क्ड भी दो किस्म की हो सकती है, जिस तरह हमने पहले बात की कि एक तो वो हो सकती है कि पेशेंट खुद बताए कि डॉक्टर साहब मुझे ये काजेशन है, मैंने ठंडा पानी पिया था बहुत ज़्यादा उस वक्त से गला ख़राब है, वेल मार्क्ड है। मतलब पैथोलॉजी क्या है, सोर थ्रॉट, उसकी काजेशन क्या, वेल मार्क्ड, हमें एग्जैक्ट मिल गई। या ऐसी भी हो सकती है कि जिस तरह मैंने बात की कि वो एंग्शियस है, उसने बताया भी नहीं है तब भी हमें पता चल गई, मुझे अच्छी लगी कि वो सारी चीज़ों को ना उन्हें समराइज कर दी। फिर अच्छा वेल मार्क्ड का, जिस तरह वेल मार्क्ड का ये मतलब होता है कि हमारे पास सिम्टम्स बहुत सारी पेशेंट दे रहे होते हैं, डॉक्टर साहब सर दर्द भी है, टांगों में भी दर्द है, नज़ला भी हो रहा है, लेकिन कुछ उसमें ख़ास बात होती है, हर केस में कोई ना कोई ख़ास बात होती है, हमने शॉर्ट करके सिर्फ उस तक पहुंचना होता है। अगर हम बहुत सी रैंडमाइजेशन कर लें उसकी सारी, वो ऐसे ऐसे उसकी प्यास कैसी, हर बंदे को प्यास तो किसी न किसी तरह लगती है, हर बंदा कुछ ना कुछ तो खाता है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे क्या खाते हो, वो कहेंगे नमकीन चीज़ें खा के, मीठा नहीं हुआ डॉक्टर साहब आज तो मैंने मीठा नहीं खाया या मैं जनरली नहीं खाता। तो हम हर चीज़ को सिम्टम में नहीं लेके जाएंगे, हम सिम्टम सिर्फ वो लेंगे जो वेल मार्क्ड होगी, बिल्कुल प्रोमिनेंट होगी। एक और बड़ी अहम यहाँ पे चीज़ बताऊँ कि अगर हमारे पास फीवर के केस आते हैं या एक्यूट केस जितने भी आते हैं, हम सबसे पहले ये पूछते हैं कि जब से आपको ये तकलीफ़ हुई है, आपका गला ख़राब है, तब से आपकी प्यास में कमी या बेशी आई है। ये जो प्रेफल वजायकर जिनकी अभी डेथ हुई है, उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जब मैं अभी क्लिनिक शुरू कर रहा था तो मुझे वहाँ से बहुत हेल्प मिली। वो कहते थे कि पेशेंट को ये देखो कि एक्यूट केसेस में उसको प्यास है कि नहीं है, वो पेशेंट एक्टिव है या डल है। अच्छा, उस प्यास का या मतलब या उस एक्टिव डल का मतलब यह है कि फिर और भी थी, चिल्ली है या हॉट है, जिस तरह लोग हमारे जनरली बहुत ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है। अब वो प्यास हमने लेनी कब से, ड्यूरिंग द फेज ऑफ इलनेस लेनी है, जनरल नहीं लेना। एक बंदा के मैं पानी वैसे ही ज़्यादा पीता हूँ तो फिर हम उसे थर्स्ट मार्क नहीं करेंगे, फिर वो हमारी वेल मार्क्ड को फाइनलाइज नहीं करेगी। अब हमारे पास जब भी पेशेंट आता है तो हमारा फोकस पहले ये होना चाहिए, हिस्ट्री में हम पहले स्टेप पे आएंगे, हिस्ट्री टेकिंग पे उसकी वेल मार्क्ड सिम्टम तक पहुंचना है। अच्छा, और एक और बड़ी मज़े की बात बताऊं, जब हम वेल मार्क्ड सिम्टम तक पहुंच जाते हैं, इंडिविजुअलाइज तक पहुंच जाते हैं, फिर आप जो मर्जी मेथड पे चले जाएं, आप रेपर्टाइजेशन पे चले जाएं, आप डायरेक्ट मटीरिया मेडिका कहें कि मुझे ये 2-3 मेडिसिन में से था, आपने कंपैरिजन किया, पेशेंट को मेडिसिन दे सकते हैं। आप प्रिडिक्टिव पे चले जाएं, आप कोई भी मेथड यूज़ करें, लेकिन पहला स्टेप हमें एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर हमें
इस तरह की उसकी इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा जो हमारा स्टेप है वो है हमने टोटलिटी बनानी होती है और या केस एनालिसिस करना होता है। अब हम बात करते हैं कि टोटलिटी क्या होती है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पेशेंट आया, उसने आगे कहा डॉक्टर साहब मुझे नज़ला है, ये एक नज़ले की कोई प्रोमिनेंट हमें सिम्टम मिल गई, उसका सोर थ्रॉट था या उसके एलर्जिक रिनाइटिस था, उसने कहा कोल्ड से एग्रावेशन, एक सिस्टम की हमें बात मिल गई। अब हम सिर्फ इस पे तो नहीं रुकते, हम इसकी बॉडी के बाकी सिम्टम्स भी लेते हैं, जनरली भी देखते हैं कोल्ड है चिल्ली है, हम जनरली देखते हैं कि और इसकी काजेशन मिल गई, कोई और मोडेलिटीज़, गर्म पानी पीने से सुकून मिलता नहीं मिलता। हम पेशेंट को ओवरऑल जब देखते हैं तो हम इसकी सारी डिफरेंट चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, मतलब वेल मार्क्ड सिम्टम एक से ज़्यादा हो सकती हैं पेशेंट में, हम वो सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं। हम उसकी मोडेलिटीज़ देखेंगे, उसकी जनरल सिम्टम्स देखेंगे, उसकी करेक्टरिस्टिक, स्लीप, पर्टिकुलर जो भी एक्यूट केस है या क्रॉनिक केस है उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ों को देखेंगे। अब हमने केस टेकिंग की टोटलिटी देख ली, अब हम करेंगे केस एनालिसिस। अब जो केस एनालिसिस है ना, ये हम क्या कर रहे हैं, केस हमारे पास आया, हम आहिस्ता आहिस्ता उसको प्रोसीड कर रहे हैं। केस एनालिसिस में सबसे पहले हम सिम्टम्स को अरेंज करते हैं कि कौन सी सिम्टम अहम है, कौन सी अहम नहीं है, इंपॉर्टेंट सिम्टम कौन सी है, और जो इंपॉर्टेंट है उनमें से भी सबसे ज़्यादा इंटेंस कौन सी है उसको सबसे ऊपर रखते हैं। फिर सेकंड थर्ड उस तरह ग्रेडिंग करते हैं कि जो सिम्टम हमारे लिए बहुत अहम है वो हम लेंगे। सेकंड ये करते हैं केस एनालिसिस में हम क्रॉस चेक करते हैं, मतलब पेशेंट ने आगे कहा डॉक्टर साहब मैं जब भी कोई ऑयली चीज़ खाऊं मेरा पेट ख़राब हो जाता है, तो हमने क्रॉस चेक करना है जब भी खाओ तब होता है या वो बस एक दफ़ा हो गया था, हो सकता है उसने काफ़ी सारी चीज़ें खाई हैं उसमें ऑयली चीज़ें भी हों या किसी और चीज़ से उसको मसला हुआ हो। तो हमने क्रॉस चेक करना और वेरीफाई करना है, पेशेंट से दोबारा पूछना बिल्कुल आप ऐसे ही है जिस तरह आप बता रहे हैं, तो ये वेरिफिकेशन करना, ये हमारे इसे केस एनालिसिस कहते हैं। फिर एलिमिनेट कॉमन सिम्टम है, कॉमन सिम्टम्स को हम निकाल देते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया, उसने कहा टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है जहाँ पे भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी, फीवर तो बड़ी कॉमन चीज़ है, हम उस फीवर के पीछे नहीं जाएंगे। अगर फीवर के पीछे जाके बाकी चीज़ों को देखने लग गए तो फिर हम शायद डी ट्रैक हो जाएंगे। हम टॉन्सिलाइटिस की फिर वो मोडेलिटीज़ बाकी सारी चीज़ों को जस्टिफाई करेंगे। फिर तीसरा स्टेप ये है कि अब हमने हिस्ट्री भी, पेशेंट की हिस्ट्री ले ली, फिर हमने टोटलिटी बना ली, केस को एनालाइज कर लिया। अब फिर है कि रेपर्टरी में हम कैसे जाएं। अब फिर रेपर्टराइजेशन के जितने लोग हैं वो इस बात को मेरी को बड़ी अच्छा अंडरस्टैंड करेंगे। हमारे लिए ये बड़ा अहम होता है कि पेशेंट की लैंग्वेज को रेपर्टरी में कन्वर्ट कैसे करें, रेपर्टरी में कैसे लेके जाएं। पेशेंट आगे कहता है डॉक्टर साहब मेरा दिल घबरा रहा है, और शायद ये 10 बंदों से बात पूछे ना कि दिल घबराना क्या है, तो 10 बंदों के जवाब मुख्तलिफ होंगे। इसलिए हम पूरा पहले करते हैं। कुछ लोग दिल घबराने को कहते हैं, वो परेशान हो कहते हैं दिल घबरा रहा है। कुछ लोगों से पूछे दिल घबराने का, वो कहेंगे मतली हो रही है। हर बंदे की ना उसकी अपनी जस्टिफिकेशन है। तो इसलिए हमारी रेपर्टरी क्या है कि पूरी एक ह्यूमैनिटी के लिए एक सिंगल हमने गोल्ड स्टैंडर्ड एक रूल्स डिफाइन कर दिए कि पेशेंट की जितनी साइकोलॉजी उसको वेरीफाई करके हम उस तरफ लेके चले जाएं। फिर दूसरा हम एक तो कन्वर्ट करते हैं, फिर दूसरा वेल मार्क्ड सिम्टम्स देखते हैं कि सब सिम्टम हमने रेपर्टराइजेशन में नहीं डालनी होती। हम सब सिम्टम्स डालेंगे तो फिर हमारे पास रिजल्ट्स नहीं आएंगे। पिन पॉइंट जो वेल मार्क्ड सिम्टम है वही दे दें, बाजू का तो हम 2 भी दे दें, 3 भी दे दें, तो हमारा केस सॉल्व हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप है कि हम किस चैप्टर में जाएं, किस रूब्रिक्स में जाएं। ये हमारे जैसे जैसे हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं चीज़ें, हमारी क्लैरिफिकेशन होती है, हमारी लिए चीज़ें बेहतर होती हैं। अब फिर चौथा स्टेप है कि हम जब ये तीनों स्टेप हमने हिस्ट्री भी ले ली, टोटलिटी बना ली, रेपर्टराइजेशन कर ली, उसके बाद हम मटीरिया मेडिका में मैच करते हैं। मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात ये बताऊं कि हम आज भी जितने भी केसेस हैं हम सिंपल 3 केसेस से शुरू करेंगे। जिस तरह वो सिर्फ एक ही लाइन है, फिर थोड़ा सा कम्प्लेक्स हुआ, फिर उससे ज़्यादा कम्प्लेक्स हुआ, फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हुआ। और जितने बिगनर्स हैं मेरी उनको एक बड़ी फ्रैंकली सजेशन भी है, अभी बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स केस और बड़ी डीप पैथोलॉजी वाले केस आप ना लें। रेपर्टराइजेशन में बड़े सिंपल केस अभी देखें, कॉमन सिम्टम्स देखें। पेशेंट आया, उसने कहा डॉक्टर साहब सुबह उठते ही ठंडी हवा लगी, सर दर्द हो गया, कॉमन सी बात है, शायद 2 सर्चेज पे आपको मिल जाएगा या 2-3 पेजेस वर्क गर्दानी करेंगे आपको आसानी से मिल जाएंगे। ऐसी सिम्टम्स पे जाएं। हम आज अपने कुछ केस देखते हैं, मैं अपने बड़े एक्यूट केस भी कुछ प्रेजेंट करूँगा और कुछ थोड़े से क्रॉनिक भी। पहला केस है ये कुछ दिन पहले का केस है। ये एक फूड पॉइजनिंग का एक खातून थी,
उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई, उन्होंने वो उनकी एज थी 45 ईयर, मेरे पास आई, उन्होंने कहा मुझे ना डायरिया बहुत ज़्यादा, मोशन बहुत ज़्यादा लगे हैं। मैंने कहा और, उन्होंने कहा कि वीकनेस बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर साहब उठा ही नहीं जान दिया जब से हुआ। मैंने कहा अच्छा। फिर और कहती डॉक्टर साहब इतनी सर्दी है लेकिन फिर भी मुझे ठंडे पसीने आ रहे हैं। अब ये चीज़ें ना हम शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं। मैं पहला स्टेप वो जो हिस्ट्री टेकिंग का या केस टेकिंग वाला और टोटलिटी मैं इकट्ठी कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो अलग अलग करें, पहले बहुत सारी चीज़ें बना के उनमें से शॉर्ट लिस्ट करें, वो थोड़ा मुश्किल होगा। मैं दोनों स्टेप्स को इकट्ठा लेके चल रहा हूँ, अगले 2 देखेंगे। वीकनेस बहुत ज़्यादा आई। अब इस केस में मैंने उनसे पूछा कि आपको मोशन कब से आ रहे हैं, क्या हुआ है, आपका पेट कब से ख़राब है। उन्होंने कहा रात खाना खाया था। एक और यहाँ पे बड़ा टिप बताऊँ, हमारे लोग सिर्फ इसी जगह पे रुक जाते हैं, बहुत सारे लोग, यानी किसी ने आगे कहा मुझे अंधेरे से डर लगता है, सिर्फ यहाँ पे रुक गए। मज़ीद प्रोब करना होता है, चलना होता है पेशेंट के साथ साथ, जहाँ तक पेशेंट रुक ना जाए। मैंने कहा खाने में आपने ऐसा क्या खाया था कि आपका पेट ख़राब हुआ, रोज़ खाना खाते होगे पेशेंट, सारी बात है। उन्होंने कहा मैंने फ़िश खाई थी, और हो सकता है फ़िश ज़्यादा खा ली हो, फ़िश में कोई प्रॉब्लम हो, फ़िश खाने की वजह से उन्हें डायरिया हुआ। अब हमारे लिए इस पूरे केस में जो वेल मार्क्ड सिम्टम है वो हमारे लिए ये है फ़िश का। अब हमें वो वाली मेडिसिन चाहिए जिसमें डायरिया भी हो, वो फ़िश एग्रावेशन से हो, बाकी चीज़ें उसकी सारी। हम ऐसा भी कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लाइव इसका केस मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको केस को कैसे देखते हैं। अब हमने क्या करना होता है कि हमने देखना है डायरिया, पेशेंट को ना मोशन आ रहे हैं, उसके साथ क्या है कि डायरिया के साथ वीकनेस है। जनरलिटीज़ में वीकनेस, स्टूल ड्यूरिंग डायरिया। फिर दूसरा देखा कि डायरिया, उसके साथ क्या है, कोल्ड परस्पिरेशन, ठंडे पसीने आ रहे हैं। फिर तीसरा, अब रेपर्टरी का ये बड़ा अहम चीज़ है जो हमें फ़ायदा देती है। डायरिया, फिश आफ्टर, ये हमने तीनों रूब्रिक्स ऐड कर ली। पहले हमने पिन पॉइंट किया, केस को देखा, उसमें देखा कि एग्जैक्ट पेशेंट का क्या प्रॉब्लम है, उस तक गए, हमने रेपर्टराइज किया। ये मेडिसिन आ गई चाइना आर्स, मैंने उसे 30 में ये मेडिसिन दी, मेरे पास 200 नहीं थी, 30 में थी, 30 में दी और पेशेंट इतना ज़बरदस्त ठीक हुआ। अब चाइना आर्स को हम मटीरिया मेडिका से भी पढ़ लेते हैं कि हमने रेपर्टराइजेशन और मटीरिया मेडिका, अगर आप एग्जैक्ट रेपर्टराइजेशन करते हैं, आप देखते हैं कि दोनों चीज़ें इकट्ठी पड़ी होती हैं। ये फाटक का मेरे सामने खुला है, उसकी जनरलिटीज़ हैं, देखें वीकनेस, वेरियस, प्रोस्टेशन है। फिर ये देखें इनएबिलिटी टू परसीव, फिश एग्स एंड फिश एग्रावेशन, डायरिया। मैं इसका अगर थोड़ा सा आपको वो भी बताऊँ, मतलब ये जगह कम थी, इसमें कोल्ड परस्पिरेशन भी है। मतलब एग्जैक्ट हमें ऐसा लगता है मटीरिया मेडिका पढ़ने के बाद कि ये मेडिसिन बनी इस पेशेंट के लिए। अगर हम इस लेवल तक जाएंगे ना तो हमारे रिजल्ट की जो हमारी आउटकम है वो बड़ी डिफरेंट होगी। अब इस केस में हमारे लिए लर्निंग क्या थी, वो ये था कि काजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पेशेंट हमें किसी और जगह से भी बहुत अच्छी चीज़ बता सकता है, लेकिन इस केस में काजेशन हमारे लिए बड़ी अहम थी। ये फ़िश वाला केस मैंने इसलिए भी किया कि आजकल क्योंकि सीज़न है फ़िश का, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और अगर ये पेशेंट हॉट होता तो हम नाइट एसिड फ्लोर की तरफ भी सोचते हैं। पेशेंट कोल्ड था, कोल्ड परस्पिरेशन की तरफ आ रहा था। अब ये देखें ना, वीकनेस उसमें भी है एसिड फ्लोर में, और वीकनेस भी है, डायरिया भी है, उसमें ठंडे पसीने नहीं है। अगर ना होते, वो हॉट होता, तो हम ये भी सोच सकते थे एसिड फ्लोर की तरफ। अब मेरा दूसरा केस है, एक पेशेंट है, मेरे पास अभी बच्चा आया, एक 18 साल उसकी एज है बच्चे की। उसने आगे कहा डॉक्टर साहब मुझे ना हेमरॉइड्स हैं, बवासीर हो गई है। मैंने कहा कब से? उसने कहा मैं बैठ भी नहीं सकता, इतनी तकलीफ़ होती है। तो मैंने उससे पूछा कब से? उसने कहा कि यार कि अभी सेकंड ईयर के एग्ज़ाम हो रहे थे ये कोविड में, एक तो वैसे बैठे रहते थे, सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, बैठ बैठ के ना मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। अब पहले नंबर पे मुझे चीज़ ये मिली कि उसको हेमरॉइड्स हैं, हेमरॉइड्स की वजह क्या बनी, वो बैठा रहता था। सेकंड नंबर पे उसने कहा कि बर्निंग होती है जब भी स्टूल पास करूं, उसके बाद देर तक घंटों, उसने मुझे कहा घंटों घंटों रहती है। फिर वो जंक फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता था। उसकी वालदा ने कहा कि अब इसने छोड़ी है जब इसको तकलीफ़ हुई है, इससे पहले ये सब कुछ मिट्टी हजम, पत्थर हजम, इसका दिल करता था जैसी मर्जी चीज़ें दो वो सब कुछ खाता था।
अब इस पूरे केस में ना यहाँ तक भी अगर हम रहें तो तब भी मेडिसिन आएंगी ना, हम केस को ना और साथ चलते रहते हैं कि जहाँ तक पेशेंट का एंड हो। अब मैंने उससे पूछा कि जब आपको पेन बहुत ज़्यादा होती है, आप कहते हैं मुझे घंटों घंटों पेन रहती है, किसी तरह तो सुकून मिलता होगा, क्या करते हो? उसने कहा मैं उल्टा लेट जाता हूँ। अब मेरे लिए ये बात उससे भी ज़्यादा अहम थी कि ये हमारे लिए बहुत एग्जैक्ट वेल मार्क सिम्टम है। हम इसको भी थोड़ा करके देख लेते हैं। अब हमारे पास हमें वो वाली मेडिसिन चाहिए जिसमें पेशेंट को हेमरॉयड्स है या बवासीर के बाद रेक्टम में पेन बहुत देर तक रहती है और पेशेंट को उल्टा लेटने से सुकून मिलता है। ये बंद हो गया, मैं ना इसको थोड़ा सा चल गया। जी जी जी, वो रेपर्टरी। अच्छा, एक ये जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की ना, डॉक्टर नईम साहब है ना, डॉक्टर साहब, ये बड़ी अहम बात है कि रेपर्टरी में हम किस लैंग्वेज को सर्च करेंगे। पेशेंट ने आगे तो जनरल बताना होता है, मुझे ये मसला है, रेक्टम में पेन है, उसे तो शायद वो रेक्टम भी हम क्योंकि उसको देखते हैं, नहीं तो अदरवाइज पेशेंट आगे कहते हैं मुझे ये तकलीफ़ है और मुझे ये प्रॉब्लम है, इसको हमने कन्वर्ट करना होता है। एब्डोमेन लाइंग एमेलुरेशन, अब मैं क्योंकि ये मैनुअल करता हूँ, मुझे इसमें यानी ऑटो है, यानी सर्च का ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। जो लोग बुक फॉर्म में रेपर्टरी को यूज़ करते हैं उनके पास ये चीज़ मुयसर नहीं है कि वो सर्च कर सकें। अब मैंने रूब्रिक सर्च की, रेक्टम पेन लाइंग एमेलुरेशन एब्डोमेन ऑन, मैंने इसको ये एडअप कर लिया। फिर दूसरा पेशेंट ने बात शुरू यहाँ से की थी कि मेरे एग्ज़ाम थे, मैं तैयारी करने के लिए बैठा रहता था, बैठ के मुझे ना हेमरॉयड्स होने शुरू हो गए। इसको सेडेंट्री लाइफ कहते हैं, यानी जितने ऑफिशियल वर्कर होते हैं सिर्फ वो बैठे ही रहते हैं, एक्टिविटी नहीं होती, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, बस बैठे। तो हम ये रूब्रिक सर फाइंड आउट करते हैं, हेमरॉयड सेडेंट्री हैबिट। फिर पेशेंट जितनी सीजनल फूड डिज़ायर, अब पेशेंट ने और बताया था कि रेक्टम पेन स्टूल आफ्टर, हमने ये रूब्रिक्स ली। नक्सोमिका उसकी मेडिसिन निकली और मुझे क्रॉस चेक करने के लिए मैंने उसकी वालदा से पूछा इसको गुस्सा कितना आता है। कहती इतना चिड़चिड़ा है, मैं आपको क्या बताऊं, एमडी कैड कर रहा है, इंटेलेक्चुअल भी बहुत है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा करता है, और अगर ये पढ़ रहा हो इसे ज़रा सा छेड़ दो फिर तो ये घर में तूफान खड़ा कर देता है। अब हमें सिर्फ एक रूब्रिक ने कितना करीब कर दिया, अदरवाइज़ हम हेमरॉयड्स में जाते तो हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आती, हम एग्जैक्ट पेशेंट को ना ढूंढ पाते, हमारे लिए मुश्किल होती। ढूंढ तो खैर ज़री बात है, वो एक्सपीरियंस की चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। अब ये बताऊं आपको, अब ये उसका मटीरिया मेडिका का पार्ट है, सेडेंट्री हैबिट्स with burning and sticking in rectum, anus, burning, smarting, feels as if cut some hours after stool। घंटों पेशेंट को तकलीफ रहती है। और एक और बड़ी मज़े की बात, inflamed and partially constricted burning pains becoming intolerable on least touch, ये बड़ी अहम बात है जो पेशेंट की है। कैन लाई ओनली ऑन एब्डोमेन विद, यानी सिर्फ पेशेंट लेट ही उस पर उल्टा सकता है, इतनी तकलीफ होती है हेमरॉयड्स के साथ। ये हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम्स है, हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम्स, ये मैंने वहाँ से देखा। अब होता यह है कि रेपर्टरी में हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम मटीरिया मेडिका के वॉल्यूम्स नहीं बढ़े बार बार कि मटीरिया मेडिका पहले इतना था अब इतना हो गया, रेपर्टरी के बढ़ रहे हैं। रेपर्टरी में अब ये जो रूब्रिक थी ये कहाँ से आई, ये हेयरिंग का सोर्स होगा,
जो हेरिंग ने ऐड की उसमें, कुछ कैंट ने की, कुछ अब जिस तरह अभी है, जॉर्ज विथोल्कस है, राजन सनकरन है, फरक जे मास्टर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने की। तो इस तरह हमने ये देखा कि हमने केस को एनालाइज किया, उसके बाद हमने रेपैट्राइजेशन की, मटीरिया मेडिका देखा, तो एग्जैक्ट चीज़ें मिल जाती हैं अगर हम एग्जैक्ट पेशेंट को देखते हैं। जब आप इस लेवल पे चले जाएं तो आप तब कह सकते हैं कि यार मैं सिंगल डोज दूं और मैं वेट कर लूं। फिर आपका कॉन्फिडेंस, हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल और होता है, क्योंकि हम एक आर्ट को फॉलो कर रहे हैं। हम जनरल अपने जिस तरह एक डॉक्टर कहता है कि मेरा दिल कर रहा है ये पेशेंट शायद कलकेरिया है तो कलकेरिया दे दें, फिर रिजल्ट इसलिए मुख्तलिफ होते हैं। एक और बड़े मज़े का केस था मेरे पास, ये तकरीबन 1.5 साल का एक बच्चा था, उसकी वालदा ने आगे कहा डॉक्टर साहब ये इतनी चूसनी लेता है, मैं आपको क्या बताऊं, सारी रात लिए रखता है, मैं हल्का सा निकालती हूँ तो बस ये रोना शुरू, हालांकि सोया हुआ होता है तो मैं निकालने की देर है उठ के रोने लग जाता है। कहती मैं इसका इतना बिहेवियरल प्रॉब्लम मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूँ, इसके तो दांत मसाइल कर, जिस तरह माओं की होती है उनकी वो कहते हैं इसके दांतों को मसला ना बन जाइए वो। मैंने कहा और इसके अलावा, उन्होंने कहा कि एक तो ये सारी रात ऊपर कपड़ा नहीं लेता, कंबल सारे लेते हैं सारे फैमिली, ये टांग मारेगा उतार देगा। फिर मैंने उसकी वालदा से पूछा, मैंने कहा और इसके अलावा, क्योंकि 1.5 साल का बच्चा अब और कुछ नहीं बता सकता, हम रिलाई कर रहे हैं उसकी मदर पे। उसकी वालदा ने कहा एक तो डॉक्टर साहब ये उल्टा सोता है। मैंने कहा उल्टा कैसे? वो जिस तरह, उसने कहा इस तरह जिस तरह मेंढक की तरह ना ऐसे करके। अब इस चीज़ को हमने रेपर्टरी में कैसे कन्वर्ट करना है? मैं ये आपको वैसे ही अब पेशेंट है कवरिंग इनटॉलरेबल, ऊपर कपड़ा नहीं लेना चाहता। फिर तीसरी बात जो बड़ी अहम थी वो थी कि नी चेस्ट पोजीशन उसे कहते हैं, जब पेशेंट इस तरह से सोता है ना, यानी कि ये जो उसके घुटने हैं ये चेस्ट पे होते हैं, जिस तरह हम सजदे वाली कैफियत समझ लें, नी चेस्ट स्लीप। मेड्रोएनम मैंने सिंगल डोज दी और मुझे इतना मज़ा आया। उसकी वालदा ने आके मुझे कहा, उसने कहा डॉक्टर साहब पहले के दूसरे दिन मैंने चूसनी निकालनी शुरू कर दी, अब जब सोता है तब मैं देती हूँ, मैं 5-10 मिनट वो सो गया बस निकाल दो, अब मुझे मैं बड़ी ईजी हो गई। अब फिर इस चीज़ में बड़ी एक और मज़े की बात बताऊँ, मैंने इसको रेपर्टरी के जब रेपर्टराइजेशन की, मैंने इसको मटीरिया मेडिका में देखा, मुझे ये मटीरिया मेडिका में सिम्टम नहीं मिली। फिर मैंने ये देखा कि ये जो सिम्टम है, ये मेड्रोएनम यहाँ पे ऐड की, ये किसने किया है? क्योंकि मटीरिया मेडिका में हमारी प्रूविंग आती हैं, कुछ क्लिनिकल वेरीफाइड बार बार सिम्टम्स वो ऐड अप होती रहती है। मटीरिया मेडिका हमारा बार बार नहीं बढ़ता, फिर हमें इसीलिए ज़रूरत है, हमारी जो रेपर्टरी है वो डे बाय डे एक्सपैंड कर रही है, नई नई चीज़ें उसमें ऐड अप हो रही हैं। एक डॉक्टर ने देखा, उसने देखा कि मैंने कैंसर के 20 केस ठीक किए इस सेट ऑफ सिम्टम्स के साथ, ये मेडिसिन से वो चीज़ें ऐड अप हो गई, लेकिन हर चीज़ मटीरिया मेडिका में नहीं आती। तो ये मैंने मेडोराइनम इस पर देखा, ये सॉफ्टवेयर में ये सहूलत है, बाकी शायद मुझे नहीं। ये फ़र्क जे मास्टर ने ऐड की। अब फ़र्क जे मास्टर इटसेल्फ एक बड़ा मास्टर आदमी है, बड़ी उसकी कंट्रीब्यूशन होम्योपैथिक कम्युनिटी में। फ़र्क जे मास्टर की एक बुक भी है चिल्ड्रन टाइप, शायद मुझे उसने भी बड़ी हेल्प दी। मेरे पास बच्चों के केस अक्सर रहते हैं ना, तो ये हमारे कुछ थे सिंपल केस थे इसमें। अच्छा, इस जगह पे हमारे लिए क्या लर्निंग थी, हम पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। मैंने कुछ डॉक्टर देखे, नहीं आप चुप करें, सिर्फ पेशेंट को बोलने दें। अटेंडेंट की ऑब्जर्वेशन हमारे लिए वो भी बड़ी अहम होती है। हम एज अ डॉक्टर हम इतने ज़्यादा विजडम को अपने को सामने रखें कि क्या करना है हमने, हम डिफरेंट चीज़ें। अब एक और बड़ी अहम बात है, हमारे बहुत सारे जो पुराने होम्योपैथ हैं या यंग भी बहुत कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेस्क्राइबिंग बहुत ज़्यादा करते हैं ना, वो कहते हैं मिजाजी दवाई दें, बिल्कुल दें। मिजाजी दवाई में ना एक बड़ी अहम बात है कि हम हर मेडिसिन के कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, कुछ उसकी नेगेटिव चीज़ें हैं। हमारे मटीरिया मेडिका तो खैर हर चीज़ की बुराइयों से ही भरे हैं ना, आर्सेनिकम कंजूस है, नक्सोमिका ऐसा करता है, कैमोमिला तो बहुत ही चिड़चिड़ा है, माँ बाप भी तंग होते हैं। अच्छा, हम प्रेस्क्राइब भी नेगेटिव चीज़ों पे करते हैं, हम पॉजिटिव चीज़ों पर नहीं करते।
एक आर्सेनिकम का पेशेंट है, बड़ी अच्छी पोजीशन पे है, वो हर चीज़ को अरेंज करता है, तो वो वेल एंड गुड, उसके लिए ठीक है, हम उसको आर्सेनिकम प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे। अच्छा कब करेंगे? जब उसके साथ उस पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उसकी पैथोलॉजीज डेवलप होनी शुरू हो जाए। अगर ना हो तो तब नहीं करेंगे, तब वो उसकी पॉजिटिव ट्रेट है, तब उसको हम छोड़ देंगे, उसे कहेंगे एंजॉय करो ज़िंदगी, क्योंकि हर बंदे का कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन है और विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज भी होता है। मेरे पास क्योंकि सीलिक डिजीज़ के मैंने काफ़ी केस देखे, मैंने रिपोर्ट भी किए, मैंने चाहा कि 1-2 केस वो प्रेजेंट करूँ। ये मेरे पास एक बच्ची आती थी सीलिक डिजीज़ की। सीलिक डिजीज़ बेसिकली एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसमें ये होता है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ना विलाज होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, वो क्या करती हैं, उनका काम क्या अब्जॉर्प्शन करना होता है। सीलिक डिजीज़ में जब ग्लूटन यहाँ पे विलास से इन कांटेक्ट जाता है तो बॉडी समझती है ये कोई बैक्टीरिया आ गया है या कोई वायरस है, तो उसको किल करने के लिए अपने जो विलास है ना उसको भी फ्लैट करना शुरू कर देता है। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, उसे शॉर्टन करना शुरू कर देता है। तो क्योंकि ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इसलिए एलोपैथिक ऐसे केसेस में कहती है कि हम इसका कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि सारी ज़िंदगी ना वो अवॉइड थेरेपी करते हैं, वो ग्लूटन फ्री पे डाल देते हैं। अब पेशेंट की सिम्टम हमारे पास क्या थी, फिजिकल सिम्टम जिस तरह कॉमन सिम्टम्स आती हैं, पेशेंट कहती है कि जब भी ये कोई चीज़ खाए ग्लूटन वाली, पेशेंट को मोशन लगना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि पेट फूलना शुरू हो जाता है, बच्ची ग्रो नहीं कर रही। फिर मैंने उसको देखा कि स्लाइटली टॉन्सल्स भी थे। फिर पास्ट हिस्ट्री में देखा तो उन्होंने कहा कि ये मट्टी शट्टी खाती थी। उसकी मेंटल स्टेट, अब हम देख रहे हैं पेशेंट आया हमारे पास। मैं आपको एक और बड़ी अहम यहाँ पे बात बताऊँ कि इस तरह के क्रॉनिक केस जो डायग्नोज्ड सीलिक डिजीज़ के केस हैं, जब हमारे पास आते हैं, हो सकता है 6 माह, 1 साल, 5 साल, 2 साल के बाद आए, 2 साल से वो कुछ भी नहीं खा रहे, गंदम फ्री है, हमारे लिए अब तो चैलेंज बन जाता है, सिम्टम ही कोई नहीं है, किस चीज़ पे प्रिस्क्राइब करें, मेडिसिन कौन सी दें। तब मैं ये समझता हूँ तब हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है हम कॉन्स्टिट्यूशन पे जाएं, सबसे बड़ी बात है कि उस चीज़ पे जाएं। अब वो कैसे जाएं? जब प्रॉब्लम शुरू हुआ था उसकी सिम्टम्स लें, तब क्या होता था, या बच्चे का, तब हम जनरली उस चीज़ को देखना शुरू कर दें हेड टू टो। उसकी नींद कैसी है, गुस्सा कैसा है, माइंड कैसा है, उसकी स्लीप कैसी है, उसके सांस में इतनी कोई प्रॉब्लम, सोता कैसे। मैंने स्लीप पोजीशन के क्वेश्चन में अक्सर लोगों से करता हूँ, मुझे उसमें से कोई ना कोई ख़ास बात मिल जाती है। फिर अच्छा, उसके वालिद ने एक बात मुझे बड़ी मज़े की बताई इस बच्ची की। उसने कहा शुरू से लेके अब तक ना ज़रा सा भी इसको बात को रोने लग जाती है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा और हम ना ऐसे तकिया गुलामी बन गया और कुछ ना कुछ बात मिल जाती। उसने कहा अक्सर जब भी रोती है तो आंखों से तो आंसू ही नहीं आ रहे थे, मुझे लग रही था ड्रामा कर रही है। मैंने कहा मुझे कोई ऐसी मेडिसिन चाहिए पेशेंट रोए और आंसू ना आए, यानी वो ड्राई, मुझे ऐसी मेडिसिन चाहिए। उसने कहा शर्मीली है, दूसरों के सामने नहीं जाती, वैसे काम बहुत अच्छा करती है, रिस्पॉन्सिबल है, इसको ज़रा सी बात को तो बात बड़ी जल्दी मानती है, हर एक ही मानती, कहना मानती, लेकिन अगर आप उन्हें कहना कि बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव है तो वो नहीं है। जनरलिटीज़ में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि खाना बहुत अच्छा खाती है लेकिन वेट नहीं बढ़ता, फिर भी नीचे जा रही है। अब अगर खाना खाए और वेट बढ़ता रही है तो नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल क्या है जिसको हमने पिक करना है, खाना भी पेशेंट बहुत ज़्यादा खा रहा है लेकिन फिर नीचे जा रहा है। थर्स्ट उसकी ठीक थी, उसने कहा कि पानी ठीक पी लेती है, स्लीप नींद भी ठीक है। ये वैसे मैंने केस लिया था मर्फी पे, ये मैं आपको वैसे बताता हूँ। अब मैंने इसकी रूब्रिक्स कौन कौन सी लेनी, सबसे पहले वो रूब्रिक लेनी है कि पेशेंट इमेसिएशन है, कमज़ोरी है, भूख ठीक है, पहली रूब्रिक ली। फिर सेकेंडली हाई डिज़र्ट, उसकी वालदा ने कहा कि घर में कोई मेहमान आ जाए उसके सामने नहीं जाती। हम चीज़ों को देख रहे हैं कि एग्जैक्ट उसकी पर्सनैलिटी को, कॉन्स्टिट्यूशन को हिट करें, वो भी हमें रेपर्टरी बाहर निकाल के ऐसे दे देती है। रेपर्टरी हमें बहुत बड़ी हमारे पास एक ट्रिगर है। अब ये रूब्रिक मेरे लिए पूरे इस केस में मुझे सबसे ज़्यादा मज़े की ये रूब्रिक लगी थी, माइंड क्राइंग वीपिंग डिज़ायर टू क्राई बट आइज आर ड्राई। आंखों में एक नेटम है और दूसरी शायद इग्नेशिया थी इसमें मेडिसिन, मुझे लगा ये बड़ी काम की चीज़ है। फिर न्यूट्रिशनल वो बाकी चीज़ें, नीमिया, क्रॉनिक फ्लैचुलेंस, वो हमें ये होता है कि राजन संकरण ऐसी जगहों पे जिस तरह ये एक रूब्रिक हमारे लिए बड़ी अहम है, और भी हैं जारी बात है, ये पहली रूब्रिक भी अहम है, लेकिन एक सबसे बड़ी हम प्रायोरिटाइज करते हैं ना कि ये बड़ी अहम चीज़ है, फिर ये है, फिर ये, फिर ये। राजन संकरण कहते हैं कि वो जो एक सिम्टम इस तरह की मिलती है वो हमारा एंकर होता है। एंकर कहते हैं वो जब वो लुंगर डालते हैं जहाज़ को खींचने के लिए, वो उस पर सारी फोर्स उस पर होती है ना।
यानी पूरा केस उसके गिर्द घूम रहा होता है। हम अब कोई और मेडिसिन सुजेस्ट करें जिसमें ये सिम्टम ना हो तो हम कभी भी, ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ये तो ठीक ही नहीं होता। फिर इतनी डीप पैथोलॉजीज़ को अगर हम ठीक करना चाहते हैं और चाहते हैं कि होम्योपैथिकली हम इनको हेल्प कर सकें, सोसाइटी में ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकें, फिर हमें इतना डीप जाना पड़ेगा। और अगर जाएंगे तो फिर हमारे रिजल्ट चेंज होते रहेंगे। जब ये मेरे पास आए, अब इसमें सीलियक डिजीज़ में ये होता है कि बॉडी ग्लूटेन के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना देती है। जितनी एंटीबॉडी ज़्यादा हो, इसका मतलब है कि जितनी एलर्जी ज़्यादा हो एंटीबॉडी ज़्यादा। जब एलर्जी नॉर्मल हो जाती, अगर एंटीबॉडीज़ कम हो जाए तो इसका मतलब नॉर्मल। अब एंटीबॉडीज़ दो तरह से कम हो सकती हैं, या तो ग्लूटेन छोड़ दें खाना, आहिस्ता आहिस्ता बॉडी कहेगी देखो वो जो तंग कर रहा था ना ग्लूटेन वो नहीं आ रहा, वो बंद कर दो, एंटीबॉडीज़ नीचे आना शुरू हो जाएंगी। या सेकंड ये हो सकता है पेशेंट ठीक हो जाए। ये ऑलमोस्ट 95%, 96% ये स्पेसिफिक टेस्ट है, ये एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज ना। ये मेरे पास था, उसका IgA था मोर देन 300 और इसका IgG, अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाए तो IgG भी बढ़ना शुरू हो जाता है, वो 80 था। जब मैंने उसका 6 माह के बाद मैंने ये मेडिसिन दी, मैंने स्टार्ट किया था नेट्रेमेर 1M से। बाद में मुझे कुछ लगा कि ये डीप पैथोलॉजी है, इसको लो पोटेंसी में देना चाहिए, मैं 30 में देता रहा। ऑफ एंड ऑन बाज़ का ऐसा हुआ, पेशेंट ने कहा कि कुछ भी खाया पेट में दर्द होने लग गई है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल तो है, वो एक लेवल तक काम अपना कर रही है। अब एक्यूट कोई ऑनसेट आ गया तो एक्यूट ऑनसेट को एक्यूट केस टेकिंग करके उसको डील करना होता है। उसको कॉलोसन दी एक दफ़ा, शायद कोई और मेडिसिन भी दी। ये 6 माह के बाद मैंने उसको टेस्ट करवाया तो IgA उसका मोर देन 300 था, 6.75 आ गया, 6 आ गया, यानी 10 तक नॉर्मल होता है। और IgG जो मोर देन, जो 80 था, 80 पॉइंट समथिंग, वो 12.6 आ गया, यानी ये केस बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और इस केस को गंदम खाते इस बच्ची को मेरा ख्याल है मोर देन 3 साल हो गए, 3 साल से ज़्यादा गंदम खाते भी हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बना, ये ग्रोथ ठीक कर रहे हैं। मेरे पास एक्सीडेंटली को केस इस तरह का सीलिक डिजीज़ का आया था, वो ठीक हो गया, तुक्का लग गया पहला। तो उसकी वालदा ने ना मेरे इतने सारे कार्ड उठा के तो वो टोबा में लिटरली जाके बांटे। फिर मैं जिस तरह सारे होम्योपैथी करते हैं तो मैं भी, जारी बात है हम भी शुरू में इसी तरह कर रहे होते हैं। मैं भी नया क्लिनिशियन था, मैंने वो सबको ना वही सेम मेडिसिन, वो शायद नेट्रोमोर से था या पल्सटीला से केस था, मैं सबको वही बांटने लग गया। तो फिर फेलियर आफ्टर फेलियर। फिर ना एक लम्हे के बाद मुझे ये लगा कि ये केस ठीक तब होंगे अगर इनको इंडिविजुअलाइज करें। फिर हम एक और यहाँ पे बड़ी लर्निंग की बात बताऊँ, जहाँ पे आपको रुक जाए ना, आपको लगे कि मुझसे नहीं हो रहा, वहाँ पे ही आपने कुछ करना होता है। वो आप कर लेंगे तो वो स्टेप ही आपका लेवल चेंज हो जाएगा। मेरे पास केस आते थे, वो वालदैन कहते थे आपके पास ठीक हुई है, वो यकीन करते थे, मुझे अपने आप पे यकीन नहीं हो रहा होता था। मैंने ये फ़र्क जो मास्टर की बुक मंगवाई, चिल्ड्रन टाइप्स और चीज़ें थोड़ी थोड़ी पढ़नी शुरू की, देखना शुरू किया। फिर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह क्लिनिक्स में मेरे सीलिक डिजीज़ के पेशेंट बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने लग गए। काफ़ी सारे फिर मैंने केस रिपोर्ट किए जहाँ पे, और ये बिल गेट्स ने एक बात की थी, खैर वो तो बिजनेसमैन है क्योंकि उसने बिज़नेस से रिलेटेड की थी, वो हर जगह बड़ी एप्लीकेबल है। उसने कहा था कि जो आपका सबसे मुश्किल तरीन कस्टमर है, जो आप समझते हैं कि ये मुझसे नहीं डील हो रहा, कहते हैं आप उसी को डील कर लो, सारी आपका आगे बिजनेस ही, आपकी ग्रोथ वहाँ पड़ी है। तो जो हमारा मुश्किल तरीन पेशेंट होता है ना, जहाँ पे हम रुक जाते हैं, इसका मतलब है कि मेरी यहाँ पे लिमिट थी, हमने अपनी लिमिट को यार विद द पैसेज ऑफ टाइम बड़ा करना होता है। और चीज़ें हैं आने वाले, हम शिफ्ट हो रहे हैं ना, डे बाय डे नई जनरेशन आ रही हैं, उनको हमने चीज़ें दे के जानी, वहाँ पे रुका ना करें। मेरी ये फ्रैंकली लर्निंग ये थी कि एग्जैक्ट रूब्रिक मिले तो प्रेस्क्राइब करें तो ज़्यादा रिजल्ट अच्छे आते हैं, और हम नेगेटिव ट्रेड्स पे प्रेस्क्राइब करते हैं। अब मेरा एक और केस था, ये ना टॉन्सिलाइटिस का केस था। जैसे एक हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने मेरे पास रेफ़र किया। उन्होंने कहा कि जब भी पता नहीं एक महीने में 2 दफ़ा 3 दफ़ा एंटीबायोटिक्स खिलाने पड़ते हैं, बुखार नहीं टूटता। अब मैंने कहा ना कि टॉन्सिलाइटिस बुखार हुआ, फ़ीवर तो बड़ी कॉमन बात है, फिर हम फ़ीवर को नहीं लेकर चलेंगे कि फ़ीवर के पीछे चलें। और एक और मैंने चीज़ देखी कि जब हमारे पास क्रॉनिक केस आने शुरू हो जाए ना, तब हमें चाहिए होता है कि हम ना इसकी मिजाजी दुआ की तरफ जाएं। हो सकता है बाज़ का तब वो सुपरफिशियल मेडिसिन भी बहुत अच्छा काम करे, लेकिन अक्सर हमें उस लेवल तक जाना होता है। ये टॉन्सिलाइटिस का केस था, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस थे, बार बार हो जाते थे। जब मैंने देखा तो राइट साइड पे ज़्यादा थे,
राइट टॉन्सल ज़्यादा इन्फ्लेम्ड था, लेफ़्ट भी था लेकिन वो बड़ा कम था। उसकी वालदैन कहते हैं कि हर महीने में इसे एंटीबायोटिक्स के शॉट्स लगते हैं, 2 दफ़ा कभी 3 दफ़ा। हमें तो बस वो ट्रैवलिंग में ही रहते हैं, हॉस्पिटल घर। फिर बुखार होता था। मैंने कहा कब होता है? कहते को ठंडी हवा भी लग जाए, कोलों दी लंघ जाए तो ये बस गया। फिर कोई ठंडी चीज़ खा ले पी ले। फिर एक और बड़ी मज़े की बात बताई उन्होंने, कहा नोज़ ऑब्स्ट्रक्शन होती है, नाक इसका बंद हो जाता है रात को, तो जब सुबह उठता और मुंह खोल के सांस लेता है। फिर मेंटल सिम्टम, एक बात मैंने बड़ी मज़े की देखी कि ये देखें कि आप केस है 9 साल का बच्चा है, 9 साल का बच्चा मेरे पास पहले विजिट पे आया। मैंने कोई और मेडिसिन दी, मुझे नहीं पता, शायद लाइकोपोडियन दी या क्या दिया, मैं फेल हो गया, उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। नेक्स्ट मंथ वो मेरे पास आया, मैंने देखा कि 9 साल का बच्चा है, अभी भी मेरे साथ में इसका दूसरा फॉलोअप है और मेरी तरफ इसने एक दफ़ा भी नहीं देखा। मैंने उसके वालिद को कहा ये देख क्यों नहीं रहा ना, अगर तो 3-4 साल का बच्चा है ना देखे तो समझ आती है कि अभी वो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अभी चीज़ें वैसी नहीं हुई, तो खैर है। अब हमारे लिए यही बात अगर वो 4 साल का करे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, 9 साल का करे तो फिर इम्पोर्टेंट बन जाती। मैंने कहा एक दफ़ा भी नहीं देखा। मैंने उसकी वालदा से बात की, मैंने कहा क्या मसला है? वो कहती ये दुनिया में सिर्फ एक बंदे के साथ अटैच है, वो इसका बाप है, ये तो जाता ही नहीं है किसी के पास, बच्चों के साथ नहीं खेलता, अपनी एज के बच्चों के साथ भी नहीं खेलता। हालांकि इस एज में तो बच्चा पता नहीं, वो समझता कि तूफान ही, वो माएँ अक्सर कह रही होती पता नहीं शैतान ही है मेरे लिए ये। अब हमारे पास ना केस में टॉन्सिलाइटिस तो है ही है पैथोलॉजी, मेडिसिन उसको एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वो चाहिए जिसमें ये बाकी चीज़ें भी हों। पूरे इंटरव्यू में उसने एक दफ़ा भी मेरे पास नहीं देखा। मैं उसके वालिद ने फिर ना, जब मैंने उसे कहा पहले, क्योंकि हमारे जो टिपिकली पेरेंट्स होते हैं ना वो मानते ही नहीं, वो कहते हैं मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ भी नहीं। मैंने कहा ये अभी तक इसने एक दफ़ा भी मेरे से क्यों नहीं देखा? उसका वालिद कही जो नहीं डॉक्टर साहब इस तरह। उसकी वालदा ने कहा कि ये घर में कोई मेहमान आ जाए नहीं जाता उसके सामने, ये तो बस कहती छोटा होता था, मैं इसको अगर इसको डायपर शैपर अगर चेंज करती थी तो ये तब भी इसका दिल होता था छुप जाता था उधर से। मैंने कहा अच्छा। तो ये मैंने इसकी कुछ रूब्रिक्स ली थी, हम देखते हैं कि इसको किस तरह से। हमारे पास टॉन्सल्स है, टॉन्सिलाइटिस का केस है, मोस्टली है राइट साइडेड। ये अब पेशेंट है, बच्चा है, वो अपने आप को छुपाता फिरता है, किसी के सामने नहीं जाता। अब हमने ये देखना है कि ये जितनी भी चीज़ें थी, ये पेशेंट जो कुछ प्रेजेंट कर रहा है हम रेपर्टरी में कैसे देखें। इसको कहते हैं कन्वर्जन ऑफ, यानी रेपर्टरी की लैंग्वेज में कन्वर्ट कैसे करें, पेशेंट की लैंग्वेज को रेपर्टरी में कैसे कन्वर्ट करें। इसे कहते हैं लुक्स इवेड, शायद इवेड लुक्स टू अदर, ये अब डिफरेंट आ गए, फियर ऑफ। अब रेपर्टरी की एक और बड़ी मज़े की बात बताऊं, इसका ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो मुझे लगता है। आपने एक रूब्रिक सर्च की, आपको लगा कि अच्छा उससे मिलती जुलती जितनी भी चीज़ें इसे कहते हैं क्रॉस रेफरेंसेस या डिफरेंट। जारी बात, अब जदीद सॉफ्टवेयर हैं तो ये आसानियाँ हैं हमारे लिए, ढूंढना आसान हो जाता है। मैंने क्योंकि किसी जगह मैंने एक दफ़ा देखा था कोई और रेपर्टरी में इसी चीज़ को कहते हैं लुक्स वेड, सामने देखना नहीं चाहते। फियर लुक्ड एट या टिमिडिटी कंपनी डिज़ायर, और भी रूब्रिक्स इसमें ऐड की जा सकती हैं, ये डिफरेंट ना। फिर दूसरा ये था कि अभी मेरे 9 साल का बच्चा अभी तक कम्युनिकेटिव नहीं है, रिजर्व्ड है। ये ना, ये केस था ब्राइटाकार का, और भी सिम्टम्स मैंने कुछ और भी इसके लिए होंगे, खैर वो कुछ सिम्टम हम देख लेते हैं। माइंड फियर लुक्ड एट, जब उसे देखें उसे खौफ आता है। ये कंपनी वेरिएंट टू वाइट टू द साइट ऑफ पीपल, बेसिकली वो लोगों से, ये वैसे रूब्रिक मैंने गलत परसीव यहाँ से देखा, वो ये नहीं करता कि उसे लोगों को देखे तो उसे वो कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, वो खौफ खाता है लोगों से।
उसकी वालदा कहती ये नहीं जाता लोगों के पास, फियर ऑफ पीपल, या स्ट्रेंजर्स भी हम कर सकते हैं यहाँ पे, स्ट्रेंजर ज़्यादा अच्छी रुब्रिक है। स्ट्रेंजर कहते हैं कोई भी अजनबी हो, क्योंकि मैं उसके लिए एक अजनबी था ना, लेकिन सेकंड विजिट तक भी मैं अजनबी रहा, और 1 घंटा पहले मेरे पास आधा पौना घंटा बैठा रहा, फिर बैठा रहा, लेकिन वो फिर स्टिल उस चीज़ पे, अपने माइंड पे जो उसका मेंटल ब्लॉक है वो वहीं पे खड़ा। खैर ये केस था ब्राइटा कार्ब का, मैंने इसे ब्राइटा कार्ब दी, और मैं क्योंकि जब इतनी मेंटल सिम्टम्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो ना, मैं अक्सर कोशिश करता हूँ 1 एम दे, मैं 10 एम ही दे देता हूँ सिंगल डोज ना पेशेंट को कॉन्स्टिट्यूशनली। मैंने पहले महीने ना मैं ये करता हूँ कि फ़र्स्ट डे पे सुबह दोपहर शाम 1 एम दे दी, या पहले 2 दिन दे दी सुबह दोपहर शाम, हाई डोज जब देनी हो, क्योंकि मैंने कुछ इंडियन डॉक्टर्स जो मेरे टीचर्स भी मैंने देखा कि वो ऐसा करते हैं। उसकी वालदा ने कहा कि डॉक्टर साहब पहले महीने में इसको एक दफ़ा भी बुखार तो नहीं हुआ, बुखार इसका कम हो गया, अब टॉन्सिल्स भी कम है, अब ये बीमार वैसे नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में जो उसकी स्टेट ऑफ माइंड है उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी टाइम लगेगा कि हम ग्रेजुअली उस चीज़ से निकलेंगे। जी ये ना ग्रेडिंग होती है, ये देखें, ये मेरा कर्सर ना, ये ग्रेड 4 है। ग्रेड 4 का ये मतलब है कि जब हम प्रूविंग करते हैं तो जो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स ये कहते हैं ना कि जी जी मुझे भी ये हुआ, मुझे भी ये हुआ, 80% लोगों ने कहा, 90% लोगों ने कहा, वो ग्रेड 4 में चले जाते हैं। ग्रेड 3 में वो लोग जाते हैं जो कहते हैं कि 50%, आपने देखा कि मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि हाँ हाँ मुझे भी ये सिम्टम आई, जब प्रूविंग की ना मुझे भी सिम्टम आई, या क्लिनिकली बार बार वेरीफाई किया तो उसका ग्रेड हमने ग्रेडिंग कर दी। सेकंड ग्रेड में की वो 10-20% ने कहा। फर्स्ट ग्रेड वो कहते हैं को 5% लोगों ने कहा कि हमें भी ये आई है, या किसी डॉक्टर ने अपने 50 केस प्रेजेंट किए, उसने कहा कि ये सिम्टम है तो हम उसको रेपर्टरी में रख लेते हैं, या बहुत थोड़े लोग उसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये ग्रेडिंग अक्सर हमें हेल्प करती है। यानी ये अब ये इस सॉफ्टवेयर की ये खूबसूरत बात है, ये जो इसने सारा ब्राउन किया हुआ है, इसका ये मतलब है कि ये हाईएस्ट ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग भी ये हाईएस्ट ब्राइटा कार्ब कवर कर रही है, तो हमें ये फ़ायदा होता है। अच्छा आखिरी केस है मेरा, मैं क्योंकि थोड़ी चीज़ें शायद लंबा हो गया, ये मेरे पास एक और सीलिक डिजीज़ का केस है। ये बच्चा था मेरे पास आया, और इसकी फ़िज़िकल सिम्टम्स ये थी कि इसे वॉमिट बहुत ज़्यादा आती थी, जब भी कुछ खाता था वॉमिट आती थी। अब जारी बात है गंदम छोड़ी है कुछ अरसे के बाद उन्होंने कहा, और फिर इसके वाले से मैंने पूछा और क्या होता है, कहता गंदम भी छोड़ी है तब भी इसके पेट से दर्द नहीं जाता। मैंने कहा कब होता है, कहता जब उठता है तो उसके पेट में दर्द होता है। अब हमारे पास पेट दर्द टाइम साथ मिल गया, एक हमारे पास एक सोचने के लिए चीज़ बन गई। मैंने कहा और, कहता डॉक्टर साहब जब खाता है पेट में दर्द होती है। मैंने कहा कोई खाना स्पेसिफिक हो सुबह दोपहर शाम, कहता नाश्ते के बाद तो इसने कहना ही कहना ना कि होगा ही होगा। फिर और मैंने कहा इसके अलावा अब गंदम तो नहीं खा रहा, कहता पहले इसे मोशन बहुत ज़्यादा आते थे, अब गंदम बंद है, मोशन नहीं आते, लेकिन पेट दर्द परसिस्ट कर रहा है, वॉमिट हो रही है। फिर उसके मेंटल थे, वो बच्चा बड़ा, अभी मेरा ख्याल 4.5 साल का बच्चा, बड़ा गपशप हर चीज़ से आगे मिला, मेरे इसको टेबल को देख, ये देख, हाँ जी क्या। मैंने कहा ये बड़ा कम्युनिकेटिव बच्चा है। ये मैंने ओवरऑल, अच्छा मैं ना कोई भी पेशेंट आए मैं जनरल भी परसीव करने की कोशिश करूँ ये बंदा किस तरह का है, इसकी नेचर कैसी है, फ्रेंडली है नहीं है, इरिटेबल है, चिड़चिड़ा है, या खुश मिजाज है, या रिजर्व्ड है। हमें ना वो अक्सर बड़ा फ़ायदा देती है। एक बात मैंने उसकी ऑब्ज़र्व की, ये बहुत अहम थी केस में एंटर होने के लिए। इसके बाद मैं आपको एक और भी बड़ी अच्छी चीज़ बताऊँगा। मैंने ज़िंदगी में ये पहला बच्चा देखा जिसके आई लैशेज़ इतने बड़े थे, 4.5 साल का बच्चा। अब ये कहते हैं ये वो वाली वेल मार्क्ड सिम्टम है जो पेशेंट ने भी नहीं अभी बताई, वैसे ही आ रही हैं सामने उसके आई लैशेज़। बल्कि ये डॉक्टर बाबर साहब और डॉक्टर इशफाक साहब एक दफ़ा एक्सीडेंटली मेरे पास क्लिनिक पे आए थे, और ये बच्चा वहाँ पे आया हुआ था, मैंने दिखाया था ये बच्चा, और ये सेकंड करेंगे। और मेरे लिए ये बड़ी अहम बात थी कि इतने इसके आई लैशेज़। मैं इसकी सारी रूब्रिक्स लेने की बताया, जनरली वैसे करते हैं, मैंने इसकी रूब्रिक्स ली। अब पहली रूब्रिक मेरे लिए क्या है, बहुत अहम बात है कि इलोंगेटेड आई लैशेज़ बड़े हैं। फिर बाकी देखा, अब ये देखें, और एक और बड़ी अहम बात,
एब्डोमन पेन, मॉर्निंग वेकिंग ऑन, अभी उठता ही है तो पेट में दर्द है, ब्रेकफास्ट आफ्टर, नाश्ते के बाद पेट दर्द होती है। जब आप एग्जैक्ट जा रहे होते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, ऐसे एक जगह पे एक सिंगल पॉइंट में मिलना शुरू हो जाती है। वॉमिट, मॉर्निंग राइजिंग ऑन, सुबह सुबह उठते ही वॉमिट करता था पहले। एक और बड़ी अहम बात बताई थी इनके वाला साहब ने, मैं शायद मैंने रूब्रिक ली हो, एब्डोमन फीवर हीट ड्यूरिंग। उसने कहा इसको जब भी पहले भी कभी बुखार होता था ना, इसका पेट बड़ा गर्म होता था, पेट पे स्पेशलाइज इसकी हीट होती थी। तो अब ये क्योंकि क्रॉनिक केस है, पुरानी सिम्टम्स हैं, पुरानी सिम्टम्स भी ले लेते हैं उस चीज़ पे, क्योंकि वही बच्चा है। करंटली तो हमारे पास प्रेस्क्राइब करने के लिए कोई चीज़ें नहीं है। फास्फोरस उस बच्चे को मेडिसिन दी तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसका भी टेस्ट करवाएंगे। आज का टेक होम मैसेज ये है कि सबसे पहले तो हम वेल मार्क्ड सिम्टम पेशेंट की देखें, स्टेप्स रेपर्टराइजेशन के क्या है, केस टेकिंग देखें, टोटलिटी देखें, केस आया, टोटलिटी बनाई, रेपर्टराइजेशन की, मटीरियल मेडिका को मैच किया। और आखिरी बात, जितने बिगिनर्स हैं, जो नए नए अभी स्टूडेंट्स हैं, जो चाह रहे हैं कि अभी रेपर्टरी को देखें, अभी वो सिंपल 3 चीज़ें देखें। नज़ला आया, क्या हुआ, ये मेडिसिन दे दी। शैटिका है, लेग पेन है, किस चीज़ से, प्रेशर मेलुरेशन है, 2-4 सिम्टम लोग देखी सीधी सीधी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट करके बहुत ज़्यादा चीज़ें इनके लिए मुश्किल होंगी। आखिरी बात, मुझे ये मोहम्मद अली बॉक्सर की ये बात बहुत ज़्यादा अहम, बहुत अच्छी लगती है, अक्सर ये बड़ी एनर्जी देती है अंदर ही अंदर। उसने कहा, आई हेट एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग बट आई सेड डोंट क्विट, सफ़र नो एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैम्पियन। कहता मैं नफ़रत करता हूँ एक मिनट अपने आप को ट्रेंड करने में, सीखने में। कहता लेकिन मैं अपने आप से कहता हूँ कि आज सफ़र कर लो, आज सीख लो, सारी ज़िंदगी चैम्पियन बन के जियोगे। बहुत शुक्रिया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। आपने वो पहला केस एपेटाइटिस किया था जी तो आपने कहा चाइना आप दवाई है जी, उसके मुकाबले में भी कोई प्रोफाइलेटिक मेडिसिन जैसे फ्री है कि डॉक्टर साहब जो मैंने चाइना आर्स दी उसके मुकाबले में एसिड फ्लोर मेडिसिन थी, लेकिन ज़्यादा सूट चाइना आर्स कर रही थी, क्योंकि वो चाइना आर्स भी कोल्ड है, जिस तरह चाइना है। अच्छा, चाइना आर्स एक्चुअल में क्या है कि चाइना हम जनरली कहाँ देते हैं, बहुत सारे बॉडी के फ्लूइड लॉस हुए, पेशेंट वीक हो गया, अब चाइना वाला वो आंसर भी आ गया। आर्सेनिकम में भी वीकनेस बहुत ज़्यादा है, सडन प्रोस्ट्रेशन होती है। तो दोनों मिलके, एक तो पेशेंट को वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, कोल्ड स्वेट्स थे और फिश एग्रावेशन थी, ये चीज़ों को तीनों को मिलाया सबसे ऊपर आई हो रही थी। और जब हमने मटीरियल मेडिका खोल के देखा तो एग्जैक्ट पिक्चर लगी। तो जब हम इतना श्योर हो जाते हैं तो फिर हम सेकंड थर्ड मेडिसिन में नहीं सोचते। हम सोचते हैं सेकंड थर्ड मेडिसिन में तब है जब हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं। और जब आप सबसे पहले हमने कहीं से तो केस स्टार्ट करना है। अगर चाइना आर्स काम ना करती तो फिर हम कोई और सेकंड ऑप्शन भी देखते हैं ना। जब चाइना आर्स ने उसको नेक्स्ट डे वो पेशेंट आया, उसने कहा काफ़ी बेहतर है, अगले दिन आया वो 2-3 दिन में पेशेंट नॉर्मल हो गया। एक और एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर आपको बताऊं, जब इस तरह के केस आते हैं तो हम इन चीज़ों को एज अ मैनेजमेंट के तौर पे पेशेंट को हैवी डाइट उसकी बंद करते हैं, रोटी बंद कर देते हैं, दूध बंद करते हैं मोशन वाले पेशेंट का, क्योंकि वो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को तेज़ करती है। हम उसको कहेंगे कि नरम गज़ाएँ खाएँ, दलिया खाएँ, खिचड़ी खाएँ, चावल ले लें, दही ले लें, साबूदाना ले लें, इस तरह की चीज़, केला खा लें, फ्रूट खा लें। तो हम मैनेजमेंट साथ रखते हैं, साथ अपनी मेडिसिन दे दी, ये चीज़। और इसके अलावा कोई अगर क्वेश्चन हो तो। बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों की पेशेंस का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और वंस अगेन मैं कहता हूँ सोसाइटी ऑफ होम्योपैथी का और आप सब लोगों के आने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।